बच्चों, हम राजस्थान बोर्ड बायोलॉजी अध्याय 38 मानव जनसंख्या के पहले वाले जो 4 टॉपिक है इसका अध्ययन प्रथम 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और गर्भ निरोधक साधनों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास, उत्प्रवास और आयु वितरण है। सबसे पहले जन्म दर देखें तो प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष उत्पन्न शिशुओं की संख्या, यानी 1000 व्यक्तियों द्वारा एक वर्ष में कितने शिशु उत्पन्न किए जाते हैं वो वहाँ की जन्म दर कहलाती है। इसका सूत्र अगर देखें अपन तो n बराबर b/t, जहाँ n का मतलब जन्म दर, b का मतलब शिशुओं की संख्या और t का मतलब समय। इस सूत्र द्वारा जन्म दर ज्ञात की जा सकती है। जन्म दर संबंधी ये 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। पहली है उर्वरता, इसका मतलब है समष्टि मतलब जनसंख्या में जननक्षम जीवों द्वारा शिशु उत्पादन की क्षमता, मतलब जो उस जनसंख्या में जन्मक्षम जीव है उनमें शिशु उत्पादन की जो क्षमता है वो वहाँ की उर्वरता कहलाती है। उर्वरता दर एक स्त्री द्वारा उसके जीवन काल में उत्पन्न शिशुओं की कुल संख्या, यानी एक स्त्री है वो अपने जीवन काल में कुल कितने शिशु उत्पन्न करती है वो उसकी उर्वरता दर कहलाती है। विस्थापन दर यह है बच्चों की वह संख्या जो किसी शादीशुदा युगल को स्वयं को जनसंख्या में स्थापित करने हेतु आवश्यक हो, मतलब कोई दंपति है वो कितने बच्चे पैदा करे कि वो अपने आप को उस जनसंख्या में स्थापित कर सके, अपना वंश चला सके। ये जो विस्थापन दर है मोस्टली 2 होती है। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपन मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष मरने वाले जीवों की संख्या, यानी किसी जगह पर 1000 व्यक्ति है उसमें प्रति वर्ष कितने जीव मरते हैं वो वहाँ की मृत्यु दर कहलाती है। इसका सूत्र है m बराबर d/t, जहाँ m का मतलब मृत्यु दर, d का मतलब मरने वाले जीवों की संख्या और t का मतलब समय। अच्छा, जन्म दर मृत्यु दर संबंधी ये 3-4 टॉपिक और देखते हैं अपन, जिसमें एक है अशोधित जन्म दर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र है वर्ष में जीवित संतानों की संख्या, यानी उस वर्ष कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया बटा मध्य वर्ष जो 7 जुलाई माना जाता है को अनुमानित जनसंख्या, मतलब 7 जुलाई को उस देश की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी इंटू 1000। उसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए वर्ष में मृत्युओं की कुल संख्या, कुल कितने लोग मरे उस वर्ष बटा मध्य वर्ष यानी वही 7 जुलाई को अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। अच्छा, प्राकृतिक या स्वाभाविक वार्षिक दर कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हमें जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस करना होता है, तो हमें उस देश की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात हो जाएगी। जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि में ग्राफीय संबंध को देखें तो एक ये ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें ये जो लाल वाली लाइन है ये मृत्यु दर के लिए है, आसमानी है वो जन्म दर के लिए और काली वाली है वो जनसंख्या के लिए। यहाँ अपन देख रहे हैं जन्म दर मृत्यु दर उच्च है लेकिन लगभग बराबर है, तो जनसंख्या स्थिर है। यहाँ अगर अपन देखें ब वाली ग्राफ में, ये जो दिख रहा ग्राफ ब का भाग है, इसमें जन्म दर ज़्यादा है लेकिन सतत है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई, इस कारण जनसंख्या बढ़ेगी। ये जो स वाला भाग है इसमें आप देख रहे हैं जन्म दर भी कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है, लेकिन मृत्यु दर अधिक गिरावट देखी गई बजाय जन्म दर के, तो जनसंख्या यहाँ भी बढ़ेगी। और जो द वाला ग्राफ है इसमें आप देखें जन्म दर मृत्यु दर कम है लेकिन लगभग समान है, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। अब जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक आप्रवास और उत्प्रवास। पहले अपन प्रवासन या अभिगमन की परिभाषा देखें तो कोई जो समुदाय है उसका कोई सदस्य एक स्थान को दूसरे स्थान पर जा रहा है या आ रहा है तो ये घटना आप्रवासन या अभिगमन कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, उत्प्रवासन और आप्रवासन। अगर डायग्राम में देखें ये कोई 2 देश है, मान लो देश ए और देश बी। ये कोई व्यक्ति है जो देश ए को छोड़कर बी में जा रहा है, तो जिस देश को छोड़कर जा रहा है तो ये क्रिया कहलाएगी उत्प्रवासन, यानी कोई व्यक्ति अपने मूल समुदाय को छोड़कर जाता है तो उस समुदाय के लिए होने वाली क्रिया उत्प्रवासन कहलाएगी और उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहेंगे। वह व्यक्ति जिस दूसरे समुदाय में जाकर अपने आप को स्थापित कर रह रहा है तो उस क्रिया को आप्रवासन कहेंगे और उस व्यक्ति को आप्रवासी कहेंगे, यानी जो छोड़कर जा रहा है वो उत्प्रवासी और जो जिस देश में जाकर रह रहा वह उस देश के लिए आप्रवासी कहलाएगा। तो विशुद्ध प्रवासन क्या हुआ? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस देश का जो आप्रवासन हुआ है, जितने व्यक्ति उस देश में आए हैं
उसमें से माइनस करना पड़ेगा उत्प्रवासन, यानी उस देश को छोड़कर कितने व्यक्ति गए हैं। इस प्रकार हम विशुद्ध प्रवासन ज्ञात कर सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला चौथा टॉपिक है आयु वितरण। जनसंख्या में 3 आयु वर्ग पाए जाते हैं। जनन पूर्व आयु वर्ग, इसमें बालक आते हैं। जननक्षम आयु वर्ग, इसमें युवा आते हैं। और जनन पश्च आयु वर्ग में वृद्ध आते हैं। अगर उस जनसंख्या में जनन पूर्व आयु वर्ग की संख्या ज्यादा है तो भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि होगी। यदि जननक्षम आयु वर्ग यानी युवा ज्यादा है तो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि होगी। और अगर जनन पश्च आयु वर्ग यानी वृद्ध ज्यादा है तो जनसंख्या में कमी आएगी। अब हम इस पाठ का अंतिम टॉपिक गर्भ निरोधक साधन लेते हैं। पहले अपन परिभाषा देखें तो गर्भ धारण से बचाने वाले साधन गर्भ निरोधक साधन कहलाते हैं। ये आप 5 प्रकार के देख रहे हैं। पहली प्राकृतिक विधियां हैं, दूसरी रोध विधियां हैं, तीसरी अंतः गर्भाशय युक्ति, चौथा गोलियां या पिल्स और 5वीं शल्य क्रिया या बंध्याकरण। प्राकृतिक विधियों में सब प्रकृति द्वारा इस्तेमाल की गई विधियां आती है। इसमें कोई कृत्रिम साधन काम में नहीं लेते हैं। इसमें 3 विधियां आप देख रहे हैं, अवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान। अनार्थों अवधिक संयम क्या कहता है तो इसमें कह रहा है कि माहवारी या मासिक धर्म जो महिला का एक सामान्य गुणधर्म है, जिसमें महिला में यह अवधि 28 दिन की होती है। इसका प्रथम दिन वह माना जाता है जिस दिन महिला के योनि भाग से रक्त स्राव होता है, उसको अगर प्रथम दिन माने तो 10वें से 17वें दिन के दिन यानी इस अवधि में मैथुन से बचना चाहिए, जिसके कारण महिला को शुक्राणु प्राप्त नहीं होंगे और गर्भधारण नहीं होगा। क्योंकि ये जो अवधि आप देख रहे हैं 10वें से 17वां दिन, ये अंडोत्सर्ग की अवधि होती है। इस समय अंडा अंडवाहिनी में आता है। अच्छा, दूसरा बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, ये कहता है कि यदि इस अवधि में संयम नहीं हो पाता है और अगर मैथुन होता भी है तो जैसे ही वीर्य का स्खलन शुरू होता है उस समय शिशन को मादा की योनि से बाहर निकाल करके शुक्राणुओं को शरीर से बाहर त्यागना चाहिए। तो ऐसा करने पर भी गर्भधारण नहीं होगा। स्तनपान अनार्थर सिर्फ और सिर्फ प्रसव के बाद 6 महीने तक लागू होती है, वो भी उस शर्त में कि यदि इस दौरान महिला अपने नवजात शिशु को भरपूर स्तनपान कराए, तो इस कारण उसमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है और 6 माह तक गर्भधारण नहीं होगा। तो ये केवल प्रसव के बाद केवल 6 माह तक लागू होने वाली एक अस्थायी विधि है। रोध विधियां अगर हम आए तो इसमें मानव निर्मित साधन काम में लेते हैं, जैसे कंडोम या डायफ्राम और शुक्राणुनाशक क्रीम। कंडोम रबर से बना एक प्लास्टिक के गुब्बारे के समान संरचना होती है जो अत्यंत चिकना होता है और नर इसे अपने शिशन के ऊपर धारण करता है। तो ये जो भाग है वो शिशन में इस जगह आ जाता है, जिसके कारण जब वीर्य का त्याग होगा तो वो शिशन से होता हुआ इस कंडोम में एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण महिला को शुक्राणु प्राप्त नहीं होंगे और गर्भधारण नहीं होगा। ये जो आप गर्भाशय ग्रीवा टोपी या जिसे डायफ्राम भी कहते हैं, होल्ड भी कहते हैं, इसे मैथुन से पहले मादा जनन तंत्र में इस जगह लगाया जाता है। इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो ये भाग क्या करता है, गर्भाशय को बंद कर देता है। मैथुन के दौरान शुक्राणु योनि में त्यागे जाते हैं, तो शुक्राणु यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा टोपी होने के कारण शुक्राणु गर्भाशय में नहीं जाएंगे, आगे अंडवाहिनी में नहीं जाएंगे और निषेचन क्रिया संभव नहीं होगी। इसी प्रकार शुक्राणुनाशक क्रीम है, इस क्रीम को मैथुन से पहले योनि में डाला जाता है। तो ये क्रीम शुक्राणुओं को योनि में ही चिपका करके नष्ट कर देती है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं होता है। अच्छा, तीसरी विधि है वो है आयुडी, अंतः गर्भाशय युक्ति। इसे जैसे आप देख रहे हैं एक टी आकार की जो संरचना आपको दिख रही है, इसे गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, इस कारण इसको अंतः गर्भाशय युक्ति कहते हैं। ये एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ही लगाई जा सकती है। इसमें 3 विधियां आती है, 3 आयुडी आती है। औषधि रहित आयुडी, जिसमें कोई औषधि काम में नहीं लेते हैं, इसका उदाहरण है लिपेस लूप। कॉपर मोचक आयुडी है, जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं, ये कॉपर मोचक आयुडी का डायग्राम है। इससे कॉपर का स्त्राव होता है, जिसके कारण गर्भाशय में कॉपर की संख्या बढ़ जाती है और ये कॉपर आयन शुक्राणु गर्भाशय की शुक्राणुओं को भक्षण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इस कारण शुक्राणु यहीं पर नष्ट हो जाते हैं और आगे अंडवाहिनी में पहुंच नहीं पाते हैं। कॉपर मोचक आयुडी का उदाहरण है कॉपर टी मल्टी लोड 375। हार्मोन मोचक आयुडी, ये भी कॉपर टी के समान ही होती है, लेकिन ये हार्मोन का स्त्राव करती है।
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। ये हार्मोन अंडोस्तर को रोक देते हैं, या फिर गर्भाशय में जो भ्रूण का रोपण होता है उस रोपण की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण गर्भधारण नहीं होता है। इसका उदाहरण है प्रोजेस्टर और LNG-20। अब आइए गोलियां या पिल्स जैसे मालाडी है, सहेली है, इन्हें मुंह से उदर में लिया जाता है। मालाडी आर्तव चक्र या मासिक धर्म के प्रथम दिन से लेकर 21 दिन तक रोज एक लेनी होती है, जबकि सहेली ऐसी गोली जो हफ्ते में केवल एक बार ही लेनी होती है, यानी महीने में केवल 4। ये गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सम्मिश्रण होती है, दोनों को मिलकर बनाई जाती है, और ये भी अंडोस्तर को रोककर या गर्भाशय में रोपण की क्षमता को खत्म करके गर्भधारण से बचाती है। 5वीं क्रिया है शल्य क्रिया या बंध्याकरण। इसे हम नसबंदी भी कहते हैं या बच्चे बंद करने का ऑपरेशन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है ट्यूबेक्टोमी या हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन या मादा नसबंदी। इसमें क्या करते हैं, ये जो अंडवाहिनी है इसको काट कर बांध देते हैं, दोनों अंडवाहिनी को। तो इससे क्या होगा, शुक्राणु आगे जाकर अंडवाहिनी में अंडे के साथ निषेचन नहीं कर पाएगा और गर्भधारण नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी है वासेक्टोमी या शुक्र वाहक विच्छेदन। इसमें ये जो नर की शुक्रवाहिनी है, इस शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, जिससे कारण शुक्राणु इससे आगे जा नहीं पाएंगे, मादा जनन तंत्र को शुक्राणु प्राप्त होंगे नहीं और गर्भधारण नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने अध्याय 38 के 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।